हेलो दोस्तों, क्लास 10th में बायोलॉजी के क्वेश्चंस जब लिखते हो तो क्वेश्चन आसान लगता है पर मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। पेपर देखते ही टेंशन हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट होते हैं हर साल। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है एक गैस है एक्स विच इज डेडली पॉइजनस। ठीक है, इस एक्स गैस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये डेडली पॉइजनस गैस है। इट इज फाउंड एट हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर के हायर लेवल में पाई जाती है, डेडली गैस है एंड परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये हमारे लिए करती है। तो क्या क्या पता चल गया हमें कि एक्स एक डेडली गैस है, एटमॉस्फेयर के ऊपरी सतह में पाई जाती है और बहुत ही एसेंशियल है। बोलता है नेम करो इस गैस को क्या है। ठीक है, बोलता है राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो पहला क्वेश्चन है कि इसका नाम लिखना है, दूसरा क्वेश्चन है कि इसका फंक्शन बताना है, तीसरा क्वेश्चन है विच केमिकल इज लिंक्ड टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस गैस। ऐसा कौन सा केमिकल है जिसके कारण इस गैस का लेवल जो है वो कम होते जा रहा है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट मेजर्स हैव टू बी टेकन बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू चेक द डिप्लीशन ऑफ द लेयर कंटेनिंग दिस गैस। इस लेयर की डिप्लीशन को जो हो रही है उसको चेक करने के लिए इंटरनेशनल संस्थाओं ने क्या नियम निकाले हैं या क्या किस तरीके के मेजर्स निकाले हैं, आपको ये बताना है। तो देखो, क्वेश्चन एक है लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है। अब क्या होता है दोस्तों, आप लोग सोचते हो कि कहानी लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा। कहानी लिखने पे नंबर नहीं मिलेगा, क्रिस्प आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द गैस। तो एक्स गैस क्या है? एक्स गैस है ओजोन, और ये लिखने पे आपको मान के चलो 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 1 मार्क या हाफ मार्क, जितने मार्क का भी होगा ये उतना मिल जाएगा। अगला अगर अपन देखें, ठीक है, 1 मार्क का था ये। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है राइट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय दिस गैस। ये जो गैस है एटमॉस्फेयर में ये क्या काम करती है, हमको ये बताना है। ठीक है, तो एक्स जो है, जो कि ओजोन गैस है, ये शील्ड करती है सरफेस ऑफ द अर्थ को। क्या चीज से शील्ड करती है दोस्तों? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ही हमारे अर्थ को शील्ड करती है। ये लिखने पे हमको फिर 1 नंबर मिल गया, तो 2 मार्क्स यहां मिल गए। अगला थर्ड क्वेश्चन है विच केमिकल इज लिंक्ड टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस गैस। तो सीधा सीधा लिखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दैट इज लिंक्ड टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ दिस गैस। हाफ मार्क्स इस पे मिल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है इंटरनेशनल संस्थाओं ने क्या किया है। तो बोलता है सक्सीडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज सीएफसी। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोडक्शन है उसको कम करने में सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर जैसी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए इंटरनेशनल संस्थाओं ने काम किया है। तो देखो, हाफ मार्क्स इसमें मिलेगा, हाफ मार्क्स इसमें मिलेगा, 1 मार्क्स इसमें मिलेगा और 1 मार्क इसमें मिलेगा, तो टोटल हो गए 3 मार्क्स। अब अगर आप सोचोगे कि मैं दुनिया भर का कहानी लिखूंगा, मैं बताऊंगा ओजोन कैसे बना, ओजोन जो है वो टूटेगा कैसे, तो ये सब में मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो और उसके हिसाब से आंसर लिखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। बोलता है नेम द पार्ट ऑफ अ बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। बाइसेक्सुअल फ्लावर के ऐसे कौन से पार्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कौन से पार्ट हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिप्रोडक्शन में। सिर्फ उतना ही बताना है, बकवास लिखने यहां पर मत बैठ जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? लिखोगे जो पेटल्स हैं या फिर जो सेपल्स हैं। ठीक है, पेटल्स एंड सेपल्स जो हैं आर द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स या फिर आर द पार्ट्स ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। फिनिश, 1 नंबर इतने में ही मिलेगा। अब जबरदस्ती का डायग्राम बना करके यहां पर अपना मार्क्स गंवाने का काम नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है डिफरेंशिएट करो बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, लिस्ट एनी 2 सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। बोलता है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में क्या अंतर होता है, उसके 2 सिग्निफिकेंसेस आपको बताना है। अब देखो, इसका आंसर आप किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हम लिखेंगे कि किस बेसिस पे, किस एक्सपेक्ट के अनुसार हम इसका क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, और 2 टॉपिक क्या क्या था, एक था सेल्फ पॉलिनेशन, एक था क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम डेफिनेशन बता रहे हैं पहले दोनों की। बोलता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, मतलब या तो एक ही फ्लावर के दोनों पार्ट्स में जो है, ठीक है, मतलब जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में जाना चाहिए, या तो सेम फ्लावर या फिर सेम प्लांट के सेम फ्लावर में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में दोस्तों क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ द स्टिग्मा ऑफ
टू अनदर फ्लावर, ठीक है, मतलब दूसरा फ्लावर, ठीक है, ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। जैसे एक गुलाब का पौधा है, दूसरे गुलाब का पौधा है, पहले से जो एंथर है वो जब दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में चले जाएगा तो हम उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, अगला अगर अपन देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें वो है जेनेटिक वेरिएशन। अब अगर अपन सेल्फ पॉलिनेशन की बात करेंगे तो नो जेनेटिक वेरिएशन एज इट इन्वॉल्व्स अ सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक ही पेरेंट है, दोनों गैमेट्स जो हैं वो सेम पेरेंट से मिले हैं उसको, इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा जो है वेरिएशन नहीं होगा। जबकि अगर अपन क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो इट लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन, क्योंकि उसमें दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला किस एक्सपेक्ट में अपन इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगला है डिपेंडेंस ऑन एजेंट्स। अब देखो जब सेल्फ पॉलिनेशन करना होगा तो क्योंकि दोनों गैमेट्स जो हैं वो एक ही फूल में हैं तो उनका पॉलिनेशन बहुत आसानी से हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा एक्सटर्नल एजेंट्स की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लेकिन अगर अपन क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन में एक्सटर्नल एजेंट जैसे कि हवा है, इंसेक्ट है या फिर एनिमल्स हैं, इनका यूज पड़ेगा, इनके बिना क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, मतलब मैं तो बोलूंगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर भाई रट्टा मार के जाना, ठीक है, छोड़ के एक भी नहीं जाना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट किस एक्सपेक्ट है। अगर अपन ऑफ स्प्रिंग वायबिलिटी की बात, वेरिएबिलिटी की बात करेंगे, जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग होगा, ठीक है, उसमें किस तरीके के वेरिएशंस आएंगे। तो अब क्योंकि यहां पर जेनेटिक वेरिएशन जो है वो नहीं था, इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल मतलब उसी तरीके का होगा जैसा पेरेंट होगा। लेकिन अगर अपन क्रॉस पॉलिनेशन में बात करेंगे तो यहां पर इट प्रोड्यूसेस जेनेटिकली डाइवर्स, ठीक है, अलग अलग तरीके का ऑफस्प्रिंग जो है वो मिल सकते हैं। क्यों मिल सकते हैं? क्योंकि इसमें वेरिएशन हुआ है, क्योंकि गैमेट्स जो है वो अलग अलग प्लांट से आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सबसे पहले 1 नंबर आपको मिलेगा डेफिनेशन के लिए और 2 नंबर, ये 3 में से कोई भी 2 पॉइंट लिख करके आ जाओगे तो मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, व्हाट इज द फेट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। क्या होता है ओव्यूल और ओवरी को फर्टिलाइजेशन के बाद एक फ्लावर में, ठीक है। तो दोस्तों 2 मार्क का ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं, नीचे फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे ये बताओ कि क्या होता है ओव्यूल का और क्या होता है ओवरी का। एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है फ्लावर में तो ये दोनों पार्ट्स का क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे ये बताओ कि इन दोनों पार्ट्स का क्या होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, बट अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं जानता हूं कि आप लोगों को एक्स वाई वाले क्वेश्चन से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है, सबसे भयानक लगते हैं एक्स वाई वाले क्वेश्चंस, बनते ही नहीं है। मैंने एक डेडिकेटली वीडियो बनाया है एक्स वाई वाले क्वेश्चन के ऊपर मैंने लिंक डाल दिया है, आप चाहो तो उस लिंक पे जाकर के पूरे एक्स वाई वाले क्वेश्चन डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं भैया थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये इस तरीके का है कि मानो पता नहीं ये 8-10 बार एग्जाम में आ चुका होगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार डेटा को टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट पे कर देता है, कई बार व्हाइट और वायलेट प्लांट पे फ्लावर पे कर देता है, डेटा चेंज करते रहता है, बट इस वेराइटी का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखने की ये किस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो दोस्तों अपने को देखना है, इन अ क्रॉस बिटवीन violet flowered plant and white flowered plant state the characteristic of the plant obtained in the F1 progeny, ठीक है। F1 progeny में जो प्लांट हमको मिलेगा किसका किसका क्रॉस किए हैं, वॉयलेट फ्लावर का क्रॉस किए हैं व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट के साथ, तो जो आंसर आएगा F1 जनरेशन में वो क्या आएगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर अपन F1 जनरेशन की बात करेंगे तो F1 जनरेशन में जो है वो वॉयलेट फ्लावर्ड प्लांट्स जो हैं वो मिलेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, एनसीईआरटी में एक फिगर दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, उस फिगर के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पूरा पढ़ना पड़ेगा, हर एक फिगर से लेके हर चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। तो वॉयलेट फ्लावर प्लांट जो है ये डोमिनेंट होता है और क्योंकि डोमिनेंट होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसीलिए ये F1 जनरेशन में पूरी तरह से शो होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, इफ द प्लांट ऑफ द F1 प्रोगनी आर सेल्फ पॉलिनेटेड, अगर इसको सेल्फ पॉलिनेशन कर दिए देन व्हाट वुड बी ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट ऑफ F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में क्या होगा आपको ये बताना है, तो F2 जनरेशन में आपको वॉयलेट कलर के फ्लावर वाले प्लांट भी मिलेंगे और व्हाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट भी मिलेंगे, 3:1 के रेशियो में मिलेंगे। 3 जो है वो डोमिनेंट वाला होगा, 1 जो है वो रिसेसिव वाला होगा, ठीक है। तो यही आपको आंसर में लिख के आना है।
ठीक है। थर्ड क्या होगा, बोलता है इफ 100 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F2 प्रोगनी देन हाउ मेनी प्लांट्स विल शो द रिसेसिव ट्रायड। अब क्योंकि मैंने बताया था अभी अभी 4:1 के रेशियो में शो होगा, ठीक है, सॉरी 4:1 बोल रहा हूं दोस्तों, 3:1 के रेशियो में शो होगा। टोटल 4 ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ठीक है। अब टोटल 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक, 3 + 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। अब 100 को अगर 4 में डिवाइड करोगे तो 25 का ईच पार्ट बनेगा। 3 × 25 करो तो 75 और 1 × 25 करो तो 25, मतलब 75 के पास डोमिनेंट कैरेक्टर होगा और 25 के पास रिसेसिव कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25 प्लांट्स। अब देखो बहुत ही सिंपल है मार्क्स, फर्स्ट क्वेश्चन पे हाफ मार्क्स मिलेंगे, सेकंड पे 1 मार्क और थर्ड पे हाफ मार्क। फिर से बता रहा हूं, कहानी लिखने पे नंबर नहीं मिलेगा, साइंस का पेपर है, एक्चुअल आंसर्स लिखने पड़ेंगे, क्रिस्प आंसर्स लिखने पड़ेंगे, बकवास लिख करके मत आना, ठीक है। बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर से ओजोन का क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ओजोन, ओजोन क्या है ये बताना है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, ओजोन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज इट फॉर्म्ड इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के अपर पार्ट में, एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में ये किस तरीके से फॉर्म होता है। अगला, हाउ डज ओजोन जो है इट अफेक्ट अवर इकोसिस्टम, ओजोन जो है वो हमारे इकोसिस्टम को किस तरीके से अफेक्ट करता है, हमें ये भी बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि ओजोन होता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ओजोन, जिसको हम O3 भी बोल सकते हैं, दैट इज अ गैस मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। कहां पर मिलती है ये, स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है। 3 ऑक्सीजन के एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल ओजोन का बनाते हैं। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो कि कहां से आती हैं, सन से आती हैं। तो सीधा साफ सा एकदम क्लियर सा डेफिनेशन है कि ओजोन जो है वो क्या होता है, ठीक। अगला है, हाउ इज इट फॉर्म्ड इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ, अपर लेयर ऑफ द अर्थ में किस तरीके से ओजोन बनता है। तो होता क्या है दोस्तों, सबसे पहला स्टेप 1, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को तोड़ देती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, O2 के मॉलिक्यूल को तोड़ती है। O2 के मॉलिक्यूल में जैसे ही देखेंगे यूवी रेज के प्रेजेंस में ये O+O में चेंज हो जाएगा। अब क्या होता है, ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ठीक है, फ्री ऑक्सीजन मतलब ये जो 2 सिंगल ऑक्सीजन बने हैं इनको हम फ्री ऑक्सीजन बोलते हैं। ये O2 के साथ कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, O3, मतलब फ्री ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल गिव्स राइज टू ओजोन का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्लियरली अपन ने क्या किया, ये बताया कि किस तरीके से ओजोन का मॉलिक्यूल बनता है। अब देखो वापस से क्वेश्चन में आते हैं, बोलता है हाउ डज द ओजोन अफेक्ट अवर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम को ओजोन जो है ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, पॉजिटिवली देखते हैं। बोलता है द ओजोन लेयर जो है वो ब्लॉक करता है हार्मफुल यूवी रेस को और प्रोटेक्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्किन कैंसर, आई डैमेज और इन्वायरमेंटल हार्म जैसी चीजों से, ठीक। एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो जाएगी तो यूवी रेस जो है वो अर्थ में पहुंचने लगेंगी, ठीक है। और ये जो सारी समस्याएं थी, जैसे कि हमारे हेल्थ है, क्रॉप है और इकोसिस्टम है, इन सारी चीजों को वो हार्म करेगी। ग्राउंड लेवल जो है, ठीक है, ओजोन इज अ हार्मफुल पॉल्यूटेंट देन दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, मतलब अगर ग्राउंड पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पहुंचती है तो उसके कारण हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है, क्रॉप्स को भी नुकसान है, हर साइड से नुकसान ही नुकसान है, ठीक है। तो क्लियर क्वेश्चन था एकदम, और एकदम अपन ने स्पेसिफिकली पॉइंट बाय पॉइंट सीखा कि किस तरीके से आंसर लिखना है। बहुत ध्यान देना आंसर कैसे लिखना है। बच्चे जो है वो पैराग्राफ में उटपटांग तरीके से आंसर लिखते हैं, भैया नंबर नहीं मिलेगा ऐसे में, 95% लेकर के आना है, उससे ज्यादा लेकर के आना है। क्लियर आंसर्स लिखो, क्रिस्प आंसर्स लिखो, पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मैं एक बात आपको बता दूं, क्वेश्चन को जब भी आप रीड करते हो, क्वेश्चन को प्रॉपरली डिकोड करो। क्या पूछा है तो क्या लिखो, क्यों पूछा है तो क्यों लिखो, और कैसे पूछा है तो कैसे लिखो। सारा ज्ञान मत लिख करके आना पेपर में, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, बोलता है नेम द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हिच फॉर्म इन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में पाया जाता है। अगला सवाल, उनको, उनका जो भी नाम है वो नाम उनका क्यों है ऐसा, ये भी बताना है आपको इस क्वेश्चन में, ठीक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, बोलता है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स व्हिच फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑल द फूड चेन आर प्रोड्यूसर्स। तो किसी भी फूड चेन के फर्स्ट लेवल में जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। उनको हम प्रोड्यूसर्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो इकलौते ऐसे जीव हैं विच कैन चेंज लाइट एनर्जी ऑफ द सन टू द केमिकल एनर्जी ऑफ
फूड, क्योंकि वो इकलौते ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं, सनलाइट की जो सन की जो सोलर एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और फूड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बोलता है द सेम एनर्जी गोज टू द अदर ट्रॉपिक लेवल्स इन द फूड चेन। और वहीं से फिर जब उन फर्स्ट लेवल के ऑर्गेनिजम्स को, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को सेकंड ट्रॉपिक लेवल वाले खाएंगे तो वहां से वो फूड चेन होते हुए फर्दर सारे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी जाने वाली है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाई आर द ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड बाय बायोमैग्निफिकेशन। अब पूछ रहा है बायोमैग्निफिकेशन से ह्यूमंस जो हैं वो पूरी तरीके से या सबसे बुरी तरीके से वही लोग अफेक्टेड क्यों होते हैं, ये बताना है। अब यहां पर देखो एकदम शॉर्ट में पहले समझाएंगे बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बोलता है बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू अ प्रोग्रेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर एक बढ़ते ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। अब क्या बोलता है, ह्यूमंस जो हैं दे आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोमैग्निफिकेशन बिकॉज दे आर एट द टॉप ऑफ द फूड चेन। क्योंकि अब वो टॉप ऑफ द फूड चेन में है तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ दीज केमिकल्स जो हैं वो वहां जाकर के इकट्ठा हो जाती है और वो सबसे बुरी तरीके से अफेक्ट होते हैं। ठीक है, मान लो कोई सा बच्चा है जो यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन का डेफिनेशन नहीं लिखा है तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर कोई ये नीचे वाले कंटेंट को प्रॉपरली नहीं लिखा है तो उसमें उसके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, फंडा क्लियर है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फटाफट से 1 मिनट लो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो, नीचे कमेंट जरूर करो यार, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट जो है ना वो हमें बूस्ट करता है और इस तरीके के कंटेंट को बनाते रहने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। अगर आपको किसी तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है और आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। बोलता है स्टेट वन इल इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ डीकंपोजर्स फ्रॉम द नेचुरल इकोसिस्टम। अगर नेचुरल इकोसिस्टम में अगर डीकंपोजर्स एब्सेंट हो जाएंगे तो उसके कारण क्या दिक्कतें आएंगी, क्या इल इफेक्ट आएगा, वो आपको समझाना है। ठीक, अब यहां पर देखो बोलता है विदाउट डीकंपोजर्स द ऑर्गेनिक मैटर वुड नॉट बी एफिशिएंटली ब्रोकन डाउन एंड रिसाइकल्ड इनटू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द इकोसिस्टम। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो जीव जंतुओं को तोड़ करके वापस से सिंपलर सब्सटेंसेस में नेचर में मिलाने का काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसके कारण होगा क्या कि जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो इकट्ठा होते जाएगा इकोसिस्टम में। इसके कारण होगा क्या, this will interrupt the natural recycling of the nutrients, negatively impacting the soil fertility, promoting diseases and hindering the overall health and functionality of the ecosystem। इसके कारण क्या क्या समस्याएं आएंगी, पहला डिसीजेस बढ़ेगा, दूसरा न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग नहीं हो पाएगा, अगला सॉइल पे एक बहुत ही बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और अगला ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। मैं फिर से बता रहा हूं, इसमें ये सब लिखना मत शुरू कर देना कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं। भैया जो पूछा है वो लिखो। क्या पूछ रहा है कि डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या इल इफेक्ट पड़ेगा नेचर पे, बस ये बताओ सीधी सीधी बात, क्या इल इफेक्ट पड़ेगा नेचर पे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन है, बार बार जो है अपना चेहरा सीबीएसई बोर्ड के पेपर में दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज देयर अ डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स मतलब जमीन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। दोनों की रेट ऑफ ब्रीदिंग में अंतर क्यों होता है, मतलब एक जल्दी जल्दी सांस लेता है, एक थोड़ा आराम आराम से सांस लेता है, ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं एज कंपेयर टू जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि पानी में प्रेजेंट होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि हवा में प्रेजेंट होता है। अब देखो मान लो ए और बी दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ए जो है वो जमीन वाला ऑर्गेनिज्म है, बी जो है वो पानी वाला ऑर्गेनिज्म है। अब मान लो दोनों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सेम है, दोनों को एक बराबर ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन पानी में तो ऑक्सीजन कम है तो उसको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ेगा ताकि वो अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा कर पाए। लेकिन वहीं पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो आराम से भी सांस लेगा तो उसकी ऑक्सीजन डिमांड पूरी हो जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था। ठीक है,
तो दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बोलता है नेम द ऑर्गन्स दैट फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं, ये आपको बताना है। तो बोलता है वो ऑर्गन्स जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं वो हैं पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, 2 किडनी हो गई, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा, ठीक। तो इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम बन जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो दोस्तों मुझे लगता है अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये एक डिटेल्ड आंसर है, आपको बताना है कि किस तरीके से यूरिन बनता है। वहां पर आप पूरा बता सकते हो कि नेफ्रॉन किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से फिल्ट्रेट वहां एक्यूमुलेट होता है, कलेक्टिंग डक्ट तक कैसे जाता है वहां से, ये पूरा प्रोसेस आपको बताना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए कि किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना है, उन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर एक्स वाई वाले क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक्स वाले क्वेश्चंस में क्लिक करके और उस पूरे वीडियो को देखिए। मैं जानता हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपसे वो वीडियो देखने के बाद एक्स वाई वाले क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस